तो हम बात कर रहे हैं सेक ऑफ पार्ट 1। अच्छा, इसमें एक क्लास जो है ना, मतलब इस बार मैं इसमें ये नहीं लूँगा कैलोरीमेट्री का, तो 4 क्लास में से एक क्लास उसमें मेंस वाले बच्चे बैठ सकते हैं, लेकिन ये एडवांस की क्लास होगी। इसमें एक्साइड 2 जो बचा हुआ इनका करंट इलेक्ट्रिसिटी का और कैपेसिटर का वो करेंगे उसमें। ओके, तो उसमें मेंस वाले बच्चे बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कैपेसिटर्स नहीं सिखाएंगे क्या? हाँ, क्या बोल रहे हैं? कैपेसिटर्स, सॉरी कैलोरीमेट्री। हाँ, इस वीक नहीं लेंगे कैलोरीमेट्री, क्योंकि एग्जाम में भी नहीं आ रहा है, तो फिर है ना, इसलिए। ओके सर। इस वीक कैलोरीमेट्री का नहीं होगा, नेक्स्ट वीक से लेकिन रेगुलर रहेगी फिर क्लास हमारी। तो एक्सरसाइज 2। वो करवा दूंगा, हो जाएगा, काफ़ी कुछ करवा दूंगा मैं दिवाली के पहले। आपका ये वाला पार्ट भी हो जाएगा और इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन ये भी करवा दूंगा मैं। तो फिर दिवाली के टाइम आप होमवर्क करिएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 3। इसका 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसमें क्या होगा, तो सीधा इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि कंडक्टिंग वायर से इसको कनेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको कितना भी चार्ज दोगे, क्योंकि जब इसको इससे कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, जो भी चार्ज आप दोगे तो सारा चार्ज क्या करेगा, इधर ट्रांसफर हो जाएगा, इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ। ठीक है, इसका मतलब चार्ज सप्लाई किए जा रहे और चार्ज इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करता जाएगा। इसका मतलब इसकी कैपेसिटी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी एक तरह से। आंसर क्या होगा इसका, तो डी हो गया। जब भी इस तरह का कोई भी सिस्टम होगा उसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट होगी। क्वेश्चन नंबर 5। ये तो मैंने बताया था ना, आप क्लास में बताया था, तो ठीक है ना, ये तो थ्योरी पार्ट में पढ़ाया था ना, फिर से बताता हूँ। वैसे मैं ये स्फीयर है हमारे पास में, ये इसकी रेडियस ए है, इसकी जो रेडियस है वो बी है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस, इसके 3 मेथड भी तो बताए थे मैंने आपको, नहीं बताए थे क्या? हाँ, बताए थे सर। तो इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है प्लस क्यू मान लेते हैं, और इस पे चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो माइनस क्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि देयर आर 2 कंडक्टिंग स्पेयर्स ऑफ रेडियस ए एंड बी कैरिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, दे आर प्लेस्ड एट सेपरेशन डी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बता रहा है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है, ये मान लेते हैं ए है, ये बी है। ए का पोटेंशियल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, के क्यू बाई ए, लेकिन इसकी वजह से भी लिखेंगे तो माइनस के क्यू बाई डी। फिर है वी बी इक्वल टू के क्यू माइनस के क्यू बाई बी प्लस के क्यू बाई डी, है ना। तो हमेशा क्या करते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, तो हो जाएगा के क्यू बाई ए प्लस के क्यू बाई बी माइनस के क्यू बाई डी माइनस के क्यू बाई डी। तुम्हारे पास के क्यू को बाहर ले लो यहाँ, तो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी माइनस 2 बाई डी, तो हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्यू, के को क्या लिखेंगे, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी माइनस 2 बाई डी, यानी हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी माइनस 2 बाई डी। ये हो गया क्यू बाई वी ए माइनस वी बी, ये इक्वल टू, ये और भी मेथड है, 2 मेथड और थे वो देख लीजिएगा आप।
तो इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? द 6 कैपेसिटर्स, यानी ये इस तरह से इसने कनेक्ट किया हुआ है। तो मान ली अभी ये स्विच इसने ओपन किया हुआ है और ये माइनस, ये प्लस और ये ई है। 6 capacitors, each of capacitance is connected as shown in the figure, and initially all the capacitors are uncharged. Now a battery of EMF is connected. How much charge will flow through the battery if the switch is on? तो ये हमारे पास में अभी हम क्या करते हैं, स्विच ऑन नहीं करते हैं, इन ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर लेते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ मैंने मान लिया कि ये 1 है ना, यहाँ मैंने मान लिया कि ये 2 है, यहाँ मैंने मान लिया कि ये 3 है, और यहाँ मैंने मान लिया कि ये 4 है, और यहाँ मान लेते हैं तो B है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो आप देख रहे हो कि 1 और 4 एक ही पोटेंशियल पर है। 1 और 4 पॉइंट देखो आप, है ना। 3 और 2 ये भी दोनों एक ही पोटेंशियल पर है। तो हमें रीड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ। तो ये A था और ये B पॉइंट है। A के साथ कौन कौन है? देखो 1 और 4 भी इसके साथ में ही है ना। और 1 और 4 हो गया, और 2 और 3 को यहाँ कहीं बीच में ले लेंगे हम लोग, और B यहाँ है। तो 1 और 3 के बीच में 1 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर है। ओके, 1 और 2 के बीच में भी एक कैपेसिटर है, और 1 और 4 तो साथ में है, और 3 और 4 के बीच में भी एक कैपेसिटर है। तो 3 और 4 के बीच में एक कैपेसिटर है। फिर 2 और B के बीच में, 2 और B के बीच में एक कैपेसिटर है। 3 और B के बीच में भी एक कैपेसिटर है, और 4 और B के बीच में एक कैपेसिटर है। तो ये हमारे पास में सर्किट आ गया ऐसा। और बैटरी यहाँ लगा रखी है। स्विच को क्लोज कर देंगे, मान लो तो ओपन ही रखो। अभी डिपेंड तो अपने को दिखेगा कि क्या होगा इसमें। तो आप देख रहे हो कि ये तीनों देखो आप, ये तीनों पैरेलल में है ना। ये तीनों किस में? पैरेलल में। ये दोनों भी किस में? पैरेलल में। तो हमारा सर्किट कैसा हो जाएगा? देखो वो हो जाएगा 3C, है ना। और ये क्या मिलेगा अपने को? 2C, और वो 3C, और ये हमारे पास में इनके दोनों के अक्रॉस हो जाएगा। तो ये यहाँ हमारे लिए ऐसे बैटरी दिया हुआ है। तो ये A है और ये B है, ये C है। तो आप देख रहे हो कि ये इसके साथ पैरेलल में दोनों पहले सीरीज में। तो क्या लेंगे सीरीज वालों के लिए? तो 3C इंटू 2C डिवाइडेड बाई 5C प्लस C। ये C इक्वलेंट आ गया। C इक्वलेंट आ गया तो हमारा सर्किट कैसा हो गया? अभी ये माइनस, ये प्लस, और ये E हो गया, है ना। तो इसने कितना चार्ज दिया? Q। तो Q चार्ज यहाँ जाएगा, माइनस Q यहाँ जाएगा। इसकी कैपेसिटेंस C इक्वलेंट आ गया। इसको सॉल्व कर लो। तो ये पहले इसको सॉल्व करेंगे तो कितना रहा? 6C प्लस 5C डिवाइडेड बाई, ये C इक्वलेंट है। यहाँ हो जाएगा E माइनस E प्लस Q बाई C इक्वलेंट इक्वल टू 0, यानी Q इक्वल टू आ गया C इक्वलेंट इंटू E। C इक्वलेंट कितना रहा? 11। ये 1 मिनट ये हट जाएगा क्योंकि C ऊपर पे एक C हट जाएगा नीचे से, ठीक है। तो 11C बाई 5 हमारे पास आ गया। तो ये हो जाएगा 11CE बाई 5। इतना चार्ज बैटरी ने फ्लो किया, है ना। क्लियर है? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 12।
ये लिख लीजिए आप लोग। हाँ सर, हो गया बस, हो गया ना? किसी और को भी लिखना होगा तो लिख लो फिर। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है देखो। In the arrangement of the capacitors shown in the figure, each C1 capacitor has capacitance of 3 microfarad and C2 capacitor has capacitance 2 microfarad। यानी C1 यहाँ है। अच्छा, देखो ऐसा सर्किट दिया है। तो ये A, ये B है। ये हमारे पास में C1, 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 C1 और ये C2, ये C2। तो ये हमारे पास में ये A, ये B, ये C और ये D। ओके, तो क्या कह रहा हूँ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, ये अपने को फाइंड करना है। A और B के अक्रॉस इक्विवेलेंट क्या होगा। तो आप यहाँ देखो कि अपने को क्या क्या दिया। C1 की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 3 माइक्रोफेरेड है। C2 की वैल्यू अपने को दिया हुआ है 2 माइक्रोफेरेड है। ठीक है, C2 की वैल्यू हमारे पास में 2 माइक्रोफेरेड है। यहाँ देखो C1 और ये C1 और ये C1 तीनों पैरेलल में मिला के कितना हो गया, यानी C1/3 हो जाएगा। C1/3 का मतलब क्या हुआ, C1/3 का मतलब 1 माइक्रोफेरेड हुआ ना। यानी यहाँ इसकी जो वैल्यू है ये हमारे पास आ रही C1/3। C1 की वैल्यू यानी ये 1 माइक्रोफेरेड आ रहा है ना। 1 माइक्रोफेरेड प्लस इसका कितना है 2, तो दोनों मिला के पैरेलल मांगे तो कितना हो गया वापस से 3, यानी 3 3 तो 1 वापस से 1 और 3 3 3 3 यानी CAB आ गया 1 माइक्रोफेरेड। ये समझ में आया पहले तो कैसे लिखा मैंने? मैं यहाँ से समझा देता हूँ, फिर से सर्किट बनाना पड़ेगा। देखो ये कैपेसिटर यहाँ था, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, तो ये A और ये B और ये था हमारे पास में C1, C1, C2, C1, C1। तो यहाँ कितना देखो ये C2 है ना, और ये मिला के कितना आ गया हमारे पास में, ये 1 माइक्रोफेरेड आ गया ना। और C2 आपको कितना दिया हुआ है 2 माइक्रोफेरेड, यानी 1 और 2 मिला के कितना हो गया 3 हो गया ना। 3 का मतलब वापस से C1 ही हो गया ना। यानी ये पूरा मिला के क्या दे देगा आपको वापस से, हाँ ये दे देगा 3 माइक्रोफेरेड ना। यानी ये C1 हो गया ना, समझ में आया? तो फिर C1 और ये C1 मिला के 7/3 ऐसे करते जाएंगे तो फाइनली क्या मिल जाएगा आपको, 1 माइक्रोफेरेड मिल जाएगा। तो आंसर बना गया। फिर कह रहा है if VAB equal to 900, the charge on each capacitor nearest to the points A and B पूछ रहा है। nearest to the यानी इस पर चार्ज पूछ रहा है ना, तो कर लेंगे। तो यहाँ का इसका देखो ये C1 हो गया, तो C1 यानी इसका क्या मिलेगा, देखो यहाँ से कर लेते हैं पहले। ये AB है, ये C1 अल्टीमेटली क्या होगा वापस से देखो ये C1 ही मिल जाएगा, है ना। तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज की बात कर रहा, तो तीनों के अक्रॉस कितना कितना जाएगा 300 वोल्ट जाएगा ना। इसके अक्रॉस भी कितना जाएगा 300 वोल्ट जाएगा ना, और इसके अक्रॉस भी कितना जाएगा 300 वोल्ट जाएगा ना, क्योंकि अप्लाई कितना किया हमने 900 वोल्ट किया ना। इसका आंसर हो गया 300 कितना हो जाएगा, तो चार्ज पूछ रहा है तो ये वोल्टेज तो आ ही गया, है ना। वोल्टेज आ गया तो इसके अक्रॉस चार्ज मिल ही जाएगा,
यानी इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इस वाले सर्किट को वापस ऐसे बनाऊं, तो ये हमें कितना मिल रहा था यहाँ, क्योंकि ये तो 2 मिल रहा था, ये तो C2 था, और ये कितना आ रहा था मिलके 1 माइक्रोफेरेड ना, ये C1 था, ये C1 था। तो हमें यहाँ ये पता चल गया कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है। देखो 300 वोल्ट ही तो आया, क्योंकि दोनों पैरेलल में हो गए। तो इसके अक्रॉस चार्ज नहीं बता सकते आप, इस पर चार्ज मान लेते हैं Q2 है या माइनस Q2 है, यहाँ प्लस Q1 या माइनस Q1, यहाँ प्लस Q1 या माइनस Q1। ओके, तो Q1 बाई C1 इक्वल टू कितना आ रहा 300, और C1 कितना दिया है इसने 3, तो हमारे पास चार्ज आ गया यहाँ Q1 इक्वल टू 900 माइक्रोकूलम। उसी तरह इसका देखेंगे तो Q2 बाई C2 इक्वल टू, ये कितना है, ये भी 300 वोल्ट है, तो C2 कितना है 2 है, तो Q2 इक्वल टू कितना आ गया 600 माइक्रोकूलम। ये आना चाहिए आंसर। ठीक है, तो नियरेस्ट उसके लिए तो कितना आ गया 900 आ गया, Q1 Q2 C1 C1 जो है ना उस पर तो 900। फिर कह रहा है, हाँ बोलो, बोलिए सर वो ऊपर वाला सर, हाँ बस सर। ये कह रहा है कि सी और डी के अक्रॉस क्या होगा, तो सी और डी के अक्रॉस भी बता सकता हूँ मैं कितना होगा। देखो हाँ सर हो गया। अब यहाँ देखो सी और डी के अक्रॉस की बात कर रहा है, तो सी और डी के अक्रॉस ये वाली बात हुई ना यहाँ, यानी ये हमारे पास में ये सी यहाँ होगा और डी यहाँ हुआ ना, तो आप यहाँ देखो दोनों मिला के क्या आ रहा है यहाँ, यानी मिला के पूरा सिस्टम में C1 ही आ रहा है ना, तो अल्टीमेटली यानी C1 आ रहा है। तो यहाँ देखो इसी सर्किट को क्या बना के रख सकता हूँ, ये भी C1 मिल रहा है अपने को, है ना, ये पूरा C1 मिल रहा था, ये है ना, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है इन दोनों के, वही तो इन दोनों के अक्रॉस भी है, यानी आ गया हमारे पास में, यानी C और D यहाँ है। तो आप देख रहे हो कि ये भी C1 है, ये भी C1 है, ये भी C1 है, और इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है यहाँ 300 वोल्ट है ना, इसका मतलब सबके अक्रॉस कितना कितना गया 100 वोल्ट गया ना, इसके अक्रॉस भी कितना गया 100 वोल्ट गया ना। इसका मतलब बता सकते हैं ना, तो मान लेते हैं कि यहाँ चार्ज Q3 है या माइनस Q3 है, तो Q3 बाई C1 इक्वल टू क्या लिखोगे 100। C1 कितना है यहाँ C1 है 3 माइक्रो, तो Q3 इक्वल टू कितना आ गया, यानी आ गया 300 माइक्रो कूलम, ये चार्ज होगा। या वोल्टेज की बात करें तो 100 वोल्ट होगा, तो ये आंसर है। ओके, पहले का आंसर हो गया ए, सेकंड का आंसर हो गया डी, एंड थर्ड का आंसर हो गया बी। तो इस तरह से करेंगे। 12 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में 14। तुम्हें यहाँ ग्राफ दिया हुआ है, तो v और x के बीच में ग्राफ है, तो ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, सॉरी ये 1 2 3 4 5 6 ऐसा है। तो यहाँ ये 5 वोल्ट है, तो यहाँ से ऐसे गया,
फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ तक ये कांस्टेंट है, फिर ये डिक्रीज कर गया 5 तक, फिर 5 से 6 फिर इंक्रीज कर गया। यानी 3 और 4 क्या है, सेम पोटेंशियल पर है, ये मतलब हुआ ना। और 5 क्या है, 0 पोटेंशियल पर है, और 1 और 6 सेम पोटेंशियल पर है, ये मतलब निकल रहा है ना। तो क्या करेंगे यहाँ, द V versus X plot for 6 identical metal plates of cross sectional area A as shown in figure, the equivalent capacitance between 2 and 5 बताना है। किसके बीच में बताना है, 2 और 5 के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में अपने को बताना है। ये 2 है और ये 5 है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ प्लेट्स रखी हुई हमारे पास में है ना, ये प्लेट्स है दरअसल 1 2 3 4 5। तो हमें क्या बताना है, लेकिन यहाँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। तो 3 और 4 का तो अपने को दिख ही रहा है। एक मिनट, सर आप म्यूट हो। तो ये 1 प्लेट है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है, और ये 6 है। ओके, तो आप यहाँ देखो किस किस का पोटेंशियल सेम दिख रहा है हमें, 1 और 3 का सेम दिख रहा है, इसका मतलब ये आपस में कनेक्टेड होंगे हमें, है ना। 1 3 4 का सेम है, 1 3 4 यानी 1 3 4 का सेम है ना। और हमें किसके बीच में चाहिए, हमें इसके और इसके बीच में चाहिए। फिर ये क्या कह रहा है, अच्छा 6 का भी वही है, यानी 6 और इसका भी सेम है, यानी ये ऐसा है एक्चुअल में। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई यहाँ तक। यानी 1 3 4 6 ये सबका पोटेंशियल क्या है, यहाँ सेम है। सबका पोटेंशियल सेम होने का मतलब समझ रहे हैं आप, है ना। यानी इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये 1
ये 1 प्राइम, ये 2, ये 2 प्राइम, ये 3, ये 3 प्राइम, 4, 4 प्राइम, 5, 5 प्राइम, 6, 6 प्राइम। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखो ये 2 है हमारे लिए और ये हमारे लिए 5 है। तो कौन कौन है जो यहाँ आ गया है, 1, 1 प्राइम, यानी इसके साथ तो देखो ये 2, 2 प्राइम तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, ये 5, 5 प्राइम भी यहाँ रहेगा, और इसके साथ कौन आ गया, 1, 3, 4, 6, 1, 3, 4, 6, ये सब एक साथ हो गए। तो 1 प्राइम और 2 के बीच में, 1 प्राइम और 2 के बीच में कैपेसिटर है, क्योंकि 1 प्राइम मैंने 1 ही ले लिया हो, और फिर उसके बाद 2 प्राइम और 3 के बीच में, 2 प्राइम और 3 के बीच में कैपेसिटर है, 3 प्राइम और 4 के बीच में, तो 3 प्राइम 4 के बीच में तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो यहाँ बन जाएगा। 4 प्राइम और 5 के बीच में, 4 प्राइम और 5 के बीच में, 5 प्राइम और 6 के बीच में, वो ये आ गया। तो आप देख रहे हो कि ये तो बेकार ही हो गया, बचा कौन, क्या है, सी 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 सी, तो 2C 2C, यानी अल्टीमेटली सी आ गया। तो आंसर क्या हो गया इसका, सी इक्वलेंट आ गया एप्सिलॉन नॉट A by D, यही आंसर है। ये बात समझ में आई सबको? हाँ सर। हाँ सर। है ना, तो हाँ इस सर। तरह से करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट हो गया हमारे पास में 14 हो गया, नेक्स्ट है 16। ये C1 है और ये C2 है, ये Q है हमारे पास में, ये प्लस माइनस, और ये उल्टा हो गया ना, ये प्लस और ये माइनस है, ये E है, तो ये C3 है, ये C1 है और ये C4 है, ठीक है ना, ये हमारे पास में दिया है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इन द एडजॉइनिंग सर्किट विल बी, ओके। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से Q चार्ज गया, किरचॉफ लगा देंगे, है ना। तो इसका मतलब इसमें मैंने मान लिया कि Q1 चार्ज गया, इसमें मैंने मान लिया Q2 गया, तो यहाँ हो जाएगा प्लस Q1 माइनस Q1, प्लस Q1 माइनस Q1, और उसके बाद यहाँ से Q1 आ रहा है, और यहाँ प्लस Q2 माइनस Q2, प्लस Q2 माइनस Q2, और मिला के इधर क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो एक लूप तो ये बना लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस E प्लस Q2 बाई C4 प्लस Q2 बाई C3 इक्वल टू 0, यानी E इक्वल टू आ गया हमारे पास में, Q2 को बाहर लेंगे, C3 प्लस C4, C3 C4, यानी Q2 आ गया है E C3 C4 डिवाइड बाई C3 प्लस C4, ये हमारे पास Q2 आ गया। एक लूप ये बार वाला ले लो, यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस E प्लस Q1 बाई C2 प्लस Q1 बाई C1 इक्वल टू 0, E इक्वल टू आ गया, Q1 को बाहर लेंगे, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, ये हो गया E इक्वल टू Q1 इंटू C1 प्लस C2 डिवाइड बाई C1 C2, यानी Q1 अपने को यहाँ से मिल गया E C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ये हमारे पास आ गया। अब क्या कह रहा है उसने, पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से यहाँ कैसे निकालते हैं, तो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में कॉन्सेप्ट सीखा था वही यहाँ लगा देंगे, इन दोनों के बीच में इधर से इधर निकालना है, VP माइनस VQ निकालना है अपने को। तो VP माइनस VQ क्या हो जाएगा यहाँ, तो VP माइनस VQ, तो वहाँ जा रहा है हम लोग, पहले आ रहा माइनस Q1, तो माइनस Q1 बाई C2 प्लस, फिर हम जा रहे हैं Q2 बाई C4, Q1 Q2 की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा।
जैसा है वैसा रख दो, वो अपने आप एडजस्ट कर देगा, आपको आंसर दिख जाएगा फिर। क्लियर है? ऐसे करना। नेक्स्ट है 17। में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। मैंने कहा था कि अगर एक ही कैपेसिटर और कई सारे रेजिस्टर्स और कई सारी बैटरीज है तो कैसे निकालना है। मतलब इसने जैसे इसमें टाइम कांस्टेंट बताया, तो कैपेसिटर का टाइम मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस किस तरह से वो चार्ज हो रहा है, उसी के लिए वो टाइम कांस्टेंट की बात कर रहा है। तो कैसे निकालते हैं हम लोग, देख लो वापस से सेम कॉन्सेप्ट। तो ये हमारे पास में यहाँ बैटरी है, ये 2E है, ये माइनस है प्लस, ये बैटरी है और इसका भी अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है यहाँ। तो ये आर है, इसको भी आर में काउंट करेंगे, रेजिस्टेंस में काउंट करेंगे। ये ए है, ये आर है, ये 2R है, ये 2R है, ये आर है। तो इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इसके ए और बी मान लेता हूं मैं। क्या करेंगे, जहां जहां बैटरी जो इसके ईएमएफ को क्या करना है, शॉर्ट सर्किट करना होता है, यानी ये हो जाएगा हमारे पास में तो ये 2R है, ये 2R है, ये आर है और ये आर है। आप देखो ये तो बेकार ही हो गए। कैसे, देखो यहाँ देखो, तो ये वाले आर तो बेकार ही हो गए, यानी इनको तो हटा ही दो। देखो ना आप, क्योंकि इसका और यहाँ देखो सबका पोटेंशियल क्या आ रहा, सेम, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा हमेशा। इसका मतलब ये ए और बी के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस मिलेगा कैसा मिलेगा अपने को, वो ऐसा मिलेगा। यानी ये 2R, ये आर, ये 2R और ये ए और ये बी, ये मिलेगा। आप देखो ध्यान से, क्योंकि ये सिमट के यहाँ जाएंगे ना, क्योंकि इसका पोटेंशियल तो क्या हो गया, सेम ही हो गया ना, तो पॉइंट यहाँ चला जाएगा ना। सब तीनों की तीनों किस में आ गया, पैरेलल में। तो ये दोनों मिला के कितना हो गया, आर, और ये हो गया R/2, यानी आर इक्वलेंट आ गया R/2। तो हमारे पास में टाइम कॉन्स्टेंट आ गया R इक्वलेंट इंटू सी, यानी RC/2, RC/2, ये आंसर आना चाहिए। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो ये कॉन्सेप्ट है सर एक और बार है ना। समझाइए ना। कॉन्सेप्ट यही है कि मैंने कहा था कि अगर मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कई सारे बैटरीज है, मान लो कई सारे रेजिस्टर्स है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, कैपेसिटर के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो जहां जहां भी बैटरी, जहां जहां भी ईएमएफ है, वो बैटरीज को क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, यानी एक सिंपल वायर से कनेक्ट कर देंगे। कहने का मतलब ये है, यहाँ सिंपल वायर से ऐसे कनेक्ट कर देंगे, बेकार हो गया। उसी तरह यहाँ भी एक सिंपल वायर से यानी रेजिस्टेंसलेस वायर से कनेक्ट कर देंगे, तो ऐसा सर्किट बन जाएगा। और इसके अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो आप यहाँ देखो, ये पूरा वायर को देखो, यहाँ से आता कोई रेजिस्टेंस है यहाँ बीच में नहीं है। इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल सेम हो गया ना, यहाँ का यहाँ का सेम हो गया, तो ये तो बेकार ही हो गया ना, ये वाला पार्ट तो। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है ये, क्योंकि इसका सेम है ना, तो इसको मिला के मैं यहाँ ले आया हूँ ना, तो ये वाला पार्ट हो गया ना। बाकी का तो ये तो था ही से, इसका पोटेंशियल भी सेम था, तभी तो सब पैरेलल में आ गए ना। हाँ हाँ नहीं सर, समझ आया, सर समझ गया। आया ना। तो 17 भी हो गया। नेक्स्ट है 20।
तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है देखो, हमारे पास ऐसा सर्किट है, ये 1 है और ये 2 है। ये हमारे पास में 22 माइक्रोफेरेड है, ये 10 किलो ओम है, ये 5 किलो ओम है, ये 10 वोल्ट है। Refer to the circuit given below. Initially the switch S is in position 1, यानी ये पोजीशन 1 पर है, ऐसा है। अभी ये 2 पर है ही नहीं, वरना ऐसा पोजीशन पर है। तो क्या कह रहा है, refer to the circuit given below. Initially the switch S is in position 1 for 1.5 सेकंड, है ना। तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा भी है तो हमें मालूम है कि इस पर जो चार्ज आएगा तो चार्ज Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e टू पावर माइनस t बाई टाउ। इस केस में टाउ कितना होगा, क्योंकि ये R है और ये C है, तो RC यानी 10 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 22 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, तो ये 4 यानी 22 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, यानी टाउ इक्वल टू कितना हो गया 0.2 सेकंड। ये मतलब हुआ है ना। तो और क्यू नॉट क्या होगा यहाँ, क्यू नॉट तो होगा C इंटू ई, अगर ये E है तो C कितना है इसका 22 माइक्रो इंटू ई 10, तो हमारे पास हो जाएगा 220 माइक्रो कूलम, ये क्यू नॉट होगा। लेकिन चार्ज कह रहा है 1 सेकंड के बाद, तो कितना हो गया 220 माइक्रो 1 माइनस ई टू पावर माइनस टाइम कितना बता रहा है 1.5 डिवाइड बाई 0.2, ये हमारे पास में इतना चार्ज इस कैपेसिटर पे आ गया। देन द स्विच इज चेंज टू पोजीशन 2, यानी इतना चार्ज आने के बाद क्या कर रहा है, ये पोजीशन 2 पर शिफ्ट कर दिया। तो ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, यहाँ चार्ज इस पे कितना है 10 किलो ओम है और ये कितना है 5 किलो ओम है, और चार्ज हमारे पास में ये आ चुका है ना। पोजीशन फॉर 1.5 सेकंड, देन द स्विच इज चेंज टू पोजीशन 2 आफ्टर अ टाइम t measured from the change over the switch, है ना। द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस फाउंड टू बी दिस वन, तो वो टाइम बताना है, यानी इसके अक्रॉस वोल्टेज दिया हुआ है, इसका मतलब है डिस्चार्ज होगा, है ना। अगर ये डिस्चार्ज होगा तो अब क्या होगा यहाँ इस केस में, वो मैं कर सकता हूँ देखो। तो यहाँ चार्ज डिस्चार्ज होगा तो क्या होगा Q इक्वल टू Q e टू पावर माइनस टी बाई टाउ डैश। टाउ डैश अब इस केस में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इसकी कैपेसिटेंस C है, तो वो हो जाएगा दरअसल 15K इंटू सी, यानी 15 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू सी कितना है 22 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, यानी हो गया 15 इंटू 22 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 सेकंड। ओके, और Q की वैल्यू ये हमारे पास में है, टाउ डैश ये है। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं पहले, तो ये क्या होगा dq बाई dt, है ना, क्योंकि ये होगा तो माइनस के साथ आएगा तो माइनस तो मैं ले लूंगा, तो हो जाएगा Q बाई टाउ डैश e टू पावर माइनस टी बाई टाउ डैश। इसका मतलब ये क्या हो गया हुआ, उसके अक्रॉस करंट हो गया, तो I इंटू 5 इंटू 10 टू पावर 3, ये वोल्टेज कितना दिया इसने 1.226 दिया है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी।
तो टाइम बताना आ जाएगा। और ये क्या हो गया, q बाई टाउ डैश e टू पावर माइनस टी बाई टाउ डैश, है ना, और q की वैल्यू ये रखो। तो इसमें कैलकुलेशन है, कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। q की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, टाउ डैश की वैल्यू भी आपको दिया हुआ है वो पुट कर दो, टाइम पूछ रहा तो टाइम निकाल लो यहाँ से, ठीक है ना। यही था, कुछ नहीं था, कैलकुलेशन था बस। कर लोगे, कर लो हाँ भाई। सर। हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में 22। तो 10 to 22 में क्या हो रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट एनी डाइलेक्ट्रिक एज कैपेसिटेंस C नॉट, है ना। तो यहाँ ऐसा दिया, देखो t इक्वल टू 0 पर, ये सबसे पहले मैं t इक्वल टू 0 का बनाता हूँ। हमारे पास में ये कैपेसिटर प्लेट्स इस तरह से दिया है, और ये यहाँ से v स्पीड से जा रहा है। ये आइडेंटिकल डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ये K है, ये 2Q है, 2K है। तो ये लेंथ कितना हो गया यहाँ, L हो गया, ये लेंथ कितना हो गया, L हो गया। क्या कह रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट एनी डाइलेक्ट्रिक एज अ कैपेसिटेंस C नॉट, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज मेड अप ऑफ 2 डाइलेक्ट्रिक slabs of dielectric constant K and 2K and is of same dimension as that of the capacitor plates, and both the plates are of equal dimensions arranged serially as shown. If this dielectric slab is introduced, the dielectric K enters first in the between. अच्छा ठीक है, at constant speed the variation of capacitance with the time will be best represented. यहाँ क्या होगा दरअसल, ये v स्पीड से जा रहा है ना, तो होगा क्या, इस पहले हम इसी की बात करेंगे, यानी पहले मैं बात करूंगा तो t इक्वल टू 0 पर, तो ये था इसे, मैं जो अभी बात करने जा रहा हूँ दरअसल वो t ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन l बाई v की बात कर रहा हूँ मैं आगे क्वेश्चन में, या जस्ट इक्वल, है ना, l बाई v के लिए बात कर रहे हैं। तो अभी इस केस में क्या होगा, देखो किसी जनरल टाइम टेबल पर आप जाओगे, तो ये स्लैब मान लो यहाँ कहीं है, तो एक कैपेसिटेंस से बन जाएगी ना, इसको मान लेते हैं C2 और एक ये C1 है, कितना अंदर आ गया VT, ये कितना रह जाएगा L माइनस VT ना, और पैरेलल प्लेट और जो B विड्थ है, इसका B जो विड्थ होगी प्लेट्स की वो B है। तो अभी कैपेसिटेंस क्या होगी, देखो दोनों किस में आ गया, पैरेलल में होंगे, तो C1 प्लस C2 होगा ना, तो C1 कितना होगा देखो, एप्सिलॉन नॉट L माइनस VT इंटू B डिवाइडेड बाई D, अगर इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो D है तो, प्लस K एप्सिलॉन नॉट VT इंटू B डिवाइडेड बाई D, यही है। अब यहाँ देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट L B बाई D माइनस एप्सिलॉन नॉट V B T बाई D प्लस K एप्सिलॉन नॉट T B V बाई D, इन दोनों को साथ ले लेते हैं। तो आप देख रहे हो क्या रहे हैं, K माइनस 1 यानी एप्सिलॉन नॉट B V बाई D इंटू T प्लस एप्सिलॉन नॉट L B बाई D। आप देख रहे हो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन इनिशियल t इक्वल टू 0 पे क्या था, C नॉट था, है ना, जो कि एप्सिलॉन नॉट BL बाई D हो जाएगा। तो इसका मतलब आंसर इसका मैच कर सकते हैं हम लोग, या तो A होगा या B होगा, बाकी और तो नहीं हो सकता, कारों में तो नहीं जाएगा है। तो अब देखते हैं कि B है कि A है, ठीक। अब क्या होगा यहाँ, ये कहाँ से कहाँ तक का बता रहा हूँ मैं, इतने टाइम तक के लिए बोला मैंने, लेकिन उसके बाद क्या होगा ध्यान से देखिएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ t ग्रेटर देन इक्वल टू L बाई B एंड लेस देन इक्वल टू 2L बाई B के लिए, है ना।
इस केस में ये कंडीशन बनेगी। यानी ये वाला केस बनेगा एक तरह से। तो आप देख रहे हो कि ये एंड यहाँ से यहाँ गया था, कितना चला ये b इंटू टी चलाने, एक तरह से b इंटू टी चला। और अगर b इंटू टी चला तो फिर ये कितना होगा यहाँ, जो कि टोटल लेंथ कितनी होनी चाहिए, 2l होना चाहिए ना। टोटल लेंथ तो 2l है ना 2l है। तो फिर ये डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ, 2l माइनस वी हो गया ना। तो अगर ऐसा है तो फिर ये मान लो हमारे पास में, वापस से C2 ले लेता हूँ, मैं C1 ले लेता हूँ। तो फिर ये लेंथ कितनी हुई, ये लेंथ होगी, क्योंकि ये b ये है ना, क्योंकि टोटल लेंथ l है ना ये, तो ये लेंथ हो जाएगी, ये वाली लेंथ हो जाएगी l माइनस 2l माइनस वी ना। यानी ये क्या मिलेगा अपने को, l सॉरी मतलब ये मिलेगा bt माइनस l मिलेगा ना। तो अगर ये bt माइनस l मिला तो फिर ये C1 के लिए डिस्टेंस क्या मिलेगा आपको, ये कितना मिलेगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे ना हम लोग ये वाली टोटल l में, क्योंकि ये l है ना। तो ये डिस्टेंस मैंने मान लिया कि ये मान लो x1 है, और ये जो डिस्टेंस हमने लिया मान लो ये x2 है। तो x1 प्लस x2 इक्वल टू l है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू आ जाएगा l माइनस bt माइनस l, यानी अल्टीमेटली कितना आ गया, 2l माइनस bt आ जाएगा। अब C1 निकाल लो यहाँ, तो C1 क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट 2l माइनस bt बाई d इंटू b, है ना, प्लस C2 भी कर दो यहाँ, ये C हो जाएगा प्लस, तो C2 कितना आ जाएगा के एप्सिलॉन नॉट bt माइनस l डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, d इंटू b। ये आ गया हमारे, bt वालों को फिर से अलग कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा देखो, 2 एप्सिलॉन नॉट एल बी माइनस एप्सिलॉन नॉट वी टी बी। एक मिनट, ये 2 होगा, लेकिन एक मिनट, और C1 के लिए ये के होगा ना, और ये 2k होगा। हरी बात सुन रहे हैं? तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से के एप्सिलॉन नॉट बी और डी को बाहर ले लेते हैं। तो सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। सर ये पहले वाला एक्सप्लेन कर दिया था ये हाँ सर। हाँ सर। ये क्वेश्चन नंबर हाँ 22 सर। की बात कर रहा हूँ मैं। ये पहले वाला हो गया था, दूसरे वाले पे हुआ था ना ये। हाँ ये तो मैंने कट कर दिया था। तो मैं ये कह रहा था
कि यहाँ तक देखो, ये जो स्लैब है ना, ये स्लैब पहले यहाँ था ना, ये इस पॉइंट से स्टार्ट किया था इसने, तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है इसको, वो जो टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं इस टाइम के लिए बात कर रहा हूँ, किस टाइम के लिए, यहाँ ये जो सेकंड केस है दरअसल वो टी ये ग्रेटर देन एल बाई बी एंड लेस देन इक्वल टू 2l/b, इसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग। तो यानी l/b क्या हो गया हमारे पास में, ये दरअसल टी नॉट है। तो यहाँ से यहाँ गया मान लो ये, तब तक ये वाला स्लैब अंदर आ चुका ना, ये पहले बाहर था, ये वाला स्लैब क्या हुआ, अंदर आ चुका। तो कितना अंदर आया है, इतना। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ ये गया, तो मान लो क्योंकि ये जो एंड है वो यहाँ से यहाँ आया, कहाँ से, यहाँ से यहाँ आया, तो उसको टाइम कितना लगा, टी नॉट। उसके बाद क्या हुआ कि मैं जनरल टाइम टी की बात कर रहा हूँ, तो मैंने मान लिया कि यहाँ तक अगर टी नॉट है तो ये टाइम जो लग रहा है इसको टी माइनस टी नॉट टाइम लग रहा है, मान लो टी टाइम की बात कर रहे हैं तो हम लोग, ठीक है ना। उसके करस्पॉन्डिंग मैंने ये कैपेसिटेंस लिखा है, और जब कैपेसिटेंस लिखा तो मुझे ऐसा मिला, इसको डिफरेंशिएट किया तो मुझे dc/dt मिला, और उस केस में क्या मिल रहा था मुझे, वहाँ k-1 मिल रहा था। इसका मतलब इसका स्लोप कम है ना, और यहाँ इसका स्लोप क्या हुआ, ज्यादा है ना, ऐसा कर्व मिलेगा ना आपको, ये कहना चाह रहा था मैं, ठीक है ना। कुछ नहीं था, वो कैलकुलेशन नहीं है, उसको v गया तो पहले v t नॉट मतलब जीरो से यहाँ तक के लिए बात करी थी मैंने, तो ये एंड यहाँ था ना पहले, यहाँ से आए किसी टाइम टी पर, और ये एंड यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम ले रहा है, टी नॉट, वो मैंने मान लिया ऐसा है ना, तो सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। अभी आवाज आ रही है? हाँ सर। तो मैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पढ़ाता हूँ ताकि टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में दो केस हम लोग लेंगे। पहला कि जब सिलेंडर्स कोएक्सल रखे हुए हैं, मतलब कोएक्सल सिलेंडर से इस तरह से, और ये इनफाइनाइट सिलेंडर से, इसलिए यहाँ जो कैपेसिटेंस हम लोग फाइंड करेंगे वो पर यूनिट लेंथ के लिए फाइंड करेंगे। अगर क्वेश्चन भी आएगा तो पर यूनिट लेंथ वाला ही आएगा, यानी इनफाइनाइट सिलेंडर के लिए ही आएगा अगर आएगा तो, और वो भी आएगा तो कॉम्प्रिहेंशन में आएगा, ऐसे तो पूछ नहीं सकता वो। तो ये इनफाइनाइट सिलेंडर से। अब यहाँ क्या है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा ये कंडक्टिंग सिलेंडर से, क्योंकि तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस पे होगा, सरफेस पर होगा, यानी इस पर मैंने मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज है। इसकी जो रेडियस है मैंने मान लिया कि, मान लेते हैं ए, और बाहर वाली की रेडियस मैंने मान लिया कि बी है। तो इस पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है ना, बाहर वाले पे चार्ज क्या है, नेगेटिव है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप पर यूनिट लेंथ के लिए बात करेंगे। तो अंदर मान लिया मैंने कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है, और बाहर लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, माइनस लैम्बडा। तो मैं पहले आपको अंदर वाली लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में बताता हूँ। मान लो इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी में कहता हूँ सिग्मा है, ये लेंथ में एल ले लेता हूँ। तो इस पर लैम्बडा कैसे निकालोगे, एल लेंथ के, तो देखो 2πa इंटू एल इंटू सिग्मा, ये चार्ज होगा ना इसके ऊपर क्यू, यानी Q/L इक्वल टू क्या लिखोगे, 2πa सिग्मा लिखोगे ना, और ये लैम्बडा है। बात समझ में आई? तो बाहर वाले पे अगर इसका मतलब इस पर क्यू चार्ज मैंने माना है एल लेंथ के लिए, तो बाहर वाले पे चार्ज क्या होगा, फिर माइनस क्यू होगा, क्योंकि हम कैपेसिटर की बात करेंगे तो एक प्लस क्यू चार्ज होना चाहिए, एक माइनस क्यू चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ जो लैम्बडा होगा दरअसल वो ये होगा, ये अंदर वाले के लिए, बाहर वाले के लिए तो चेंज कर जाएगा, क्यों, क्योंकि बी हो जाएगा ना, वहाँ लैम्बडा ये रखना है लेकिन माइनस में, तो वहाँ क्या होगा, लेकिन 2πb सिग्मा डैश होगा ना। आई बात समझ में?
क्या होगा 2 पाई बी सिग्मा डैश, और वो इक्वल टू क्या होना चाहिए माइनस लेमडा, मतलब सिग्मा डैश क्या होना चाहिए माइनस में होना चाहिए। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी ये क्या कहा मैंने, तो इस पॉइंट का ध्यान रखना है। तो अगर ये हो गया लेमडा हमारे पास, अब क्या है कि जो बाहर वाला जो सिलेंडर है वो तो इनफाइनाइट है और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। इनफाइनाइट होलो सिलेंडर की वजह से अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है जीरो, यानी उसका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, यानी ये वैसा हो गया स्फीयर की तरह, केवल अंदर वाले का कंट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ अंदर वाले की वजह से क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी 0 टू ए भी 0 होगा, लेकिन ए टू बी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा और बी टू इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा यहाँ 0, क्योंकि बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, क्योंकि चार्ज एनक्लोज क्या मिलेगा अपने को 0 मिलेगा। तो गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, चार्ज एनक्लोज 0 तो बाहर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0, 0 टू ए इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यानी ए टू बी ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा और वो हॉलो सिलेंडर की वजह से, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, लेकिन किसी आर डिस्टेंस पर जाओगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है E इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जहाँ लेमडा की वैल्यू ये होगी, अंदर वाले के लिए बात करेंगे तो, ठीक है। तो मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ये मान लेते हैं बी पॉइंट है, और हमारी पहले ही बात हुई थी कि सिलेंडर या इनफाइनाइट वायर की वजह से आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हो, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो निकाल सकते हो। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे dv इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, इसको इंडिकेट करेंगे वी ए टू वी बी, इसको इंडिकेट करेंगे ए टू बी, माइनस को मैं लेफ्ट में ले जाऊंगा तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, और ई और डी आर एक डायरेक्शन में, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी आर ए टू बी, तुम्हारे पास आ गया लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन बी बाई ए। ओके, अब लेमडा को क्या लिखेंगे, लेमडा इनटू एल इक्वल टू क्यू होगा ना, उस एल लेंथ में कितना चार्ज है तो वही आ जाएगा, ध्यान रखेंगे वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 2 पाई एल लेमडा की वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन बी बाई ए। तो ये हो गया हमारे पास में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल डिवाइडेड बाई बी एल एन बी बाई ए इक्वल टू क्यू बाई वी ए माइनस वी बी, और यही तुम्हारा पास कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ क्या आ गया, तो C बाई एल इक्वल टू आ गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई एल एन बी बाई ए, ये कैपेसिटेंस होगी, ये होगा। लिखना है तो बोलो, वरना नोट्स तो मैं भेजूंगी। तो इस तरह से करेंगे हम लोग, मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी। बस एक ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो बाकी सब हो जाएगा। मेरी आवाज आ रही क्या? हाँ सर। ये क्लियर है ना भाई सबको? हाँ नेक्स्ट सर। कॉन्सेप्ट पे जाऊं? हाँ सर। सेकंड पार्ट इसका, अगर इनको हमने ऐसा रखा है, एक सिलेंडर यहाँ है, इसकी जो रेडियस है वो ए और दूसरा सिलेंडर यहाँ है, इसकी जो रेडियस है वो बी है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने मान लिया कि डी है, और डी जो है ये बहुत ज़्यादा है ए और बी के कंपैरिजन में। तो यहाँ भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग क्या मानेंगे, यूनिफॉर्म मानेंगे। यानी यहाँ जो चार्ज यानी सिग्मा होगा, यहाँ मैं लेकिन क्या लेता हूँ, लेमडा लेता हूँ, और यहाँ माइनस होगा।
तो यहाँ माइनस लेमड़ा ले लेता हूँ, है ना। पर यूनिट लेंथ के लिए बात करेंगे हम लोग। यहाँ भी पर यूनिट लेंथ का है, सेम उसी तरह से। इसका मतलब इस पे चार्ज प्लस क्यों आ गया, इस पर माइनस क्यों आ जाएगा। लेमड़ा इंटू एल करेंगे तो क्यों आ जाएगा चार्ज। तो अब यहाँ भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंडर के अंदर, क्योंकि इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर है, या कंडक्टिंग सिलेंडर भी ले लो, कंडक्टिंग सिलेंडर सॉलिड ले लो, तभी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है, आउटर सरफेस पर होता है। यहाँ भी आउटर सरफेस पर होगा, इस पर भी आउटर सरफेस पर होगा। इसका मतलब अंदर पोटेंशियल क्या होगा, इनका सेम होगा। तो पोटेंशियल कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट ही तो वेरी कर रहा है। यहाँ क्या करेंगे, किसी जनरल पॉइंट पर जाएंगे, इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इस नेगेटिव की वजह से भी इधर होगा। ये जो डिस्टेंस है मैंने मान लिया कि एक से, जैसे स्फेयर के केस में लिखा था मैंने, तो क्या हो जाएगा लेमड़ा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, और ये डिस्टेंस क्या होगी यहाँ से हो जाएगी d माइनस एक्स। तो लेमड़ा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा d माइनस एक्स, ये इक्वल टू ई है ना। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है डी बी इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, इसको इंडिकेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे, कहाँ से का इंडिकेट करेंगे, ए टू डी माइनस बी, और इसको वी ए टू वी बी। तो ई और डी आर के डायरेक्शन एक ही, माइनस को मैं उधर ले जाता हूँ, ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, लेफ्ट में ले गया। और यहाँ ई और डी आर ए के डायरेक्शन में है, तो यहाँ लिखेंगे लेमड़ा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स प्लस लेमड़ा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस एक्स इंटू डी, ये डी एक्स हो जाएगा, डी आर की जगह क्या हो जाएगा यहाँ डी एक्स हो जाएगा, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस जा रहे हैं तो। और लिमिट लगाएंगे ए टू डी माइनस बी, ये हो गया वी ए माइनस वी बी इक्वल टू लेमड़ा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, डी एक्स बाई एक्स प्लस डी एक्स बाई डी माइनस एक्स, है ना। और ये ए टू डी माइनस बी, चलो इंडिकेट कर लेते हैं। तो लेमड़ा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन हो जाएगा डी माइनस बी बाई ए, है ना। ये तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने, क्योंकि एल एन एक्स मिलेगा, इसका इंडिकेट कर लेते हैं पहले। एल एन क्या मिलेगा, डी माइनस एक्स लिमिट ए टू डी माइनस बी, हो गया वी ए माइनस वी बी इक्वल टू लेमड़ा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, हो जाएगा एल एन डी माइनस बी बाई ए माइनस, ये क्या हो जाएगा देखो, ये मिलेगा एल एन डी माइनस डी प्लस बी डिवाइड बाई डी माइनस ए। तो डी से तो डी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ अल्टीमेटली क्या मिलेगा अपने को, ये आ जाएगा लेमड़ा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन, ये मिलेगा डी माइनस बी इंटू डी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए बी, ये आ गया। तो हमने क्या देखा, लेकिन डी ग्रेटर देन ए कॉमा बी है, तो हमारे पास आ जाएगा बी ए माइनस बी बी इक्वल टू लेमड़ा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन, ये मिलेगा ऊपर डी स्क्वायर बाई ए बी ना। क्यों, क्योंकि बी डी के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल हो जाएगा, ए बी नेग्लिजिबल हो जाएगा। यहाँ लेमड़ा को क्या लिखोगे लेकिन आप, क्यू बाई एल बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन डी स्क्वायर ए बी। तो ये हो गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल डिवाइडेड बाई एल एन डी स्क्वायर बाई ए बी इक्वल टू क्यू बाई वी ए माइनस बी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा सी, ये होगा हमारे पास में। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन भेजता हूँ अभी, वो क्वेश्चन करिएगा, ग्रुप पे देखिएगा क्वेश्चन। सर ऊपर का दिखा दीजिए ना। सर हाँ बोलो। सर ऊपर का दिखा दीजिए ना।
हम्म, यही ना। हम्म क्वेश्चन करिए तो। लिख लिया। हाँ सर। हो गया क्वेश्चन? एक मिनट सर।
हो गया क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ सर। सर क्या आंसर? थ्री एप्सिलॉन नॉट क्या आंसर है बाई क्या डी उसका? इंटू थ्री प्लस डी स्क्वायर बी। हाँ सर। हाँ सर। ये है ना? हाँ सर। देखो कैसे करेंगे, बाकी लोगों को बताता हूँ मैं। हमें यहाँ दिया है इसने, ये इस तरह से सिस्टम दिया हुआ है, तो इस पर माइनस क्यू चार्ज है और इस पर प्लस क्यू चार्ज है, और इस पॉइंट और इस पॉइंट, क्योंकि वेरिएशन यहाँ से यहाँ तक ही है, तो ये इसको एक्स एक्सिस ले रहा है, ये वाई एक्सिस ले रहा है, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ, ये डी डिस्टेंस है। तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इसने दिया वाई डिस्टेंस पर, इस डायरेक्शन में होगा ई, उसकी वैल्यू अपने को दिया हुआ है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए 1 प्लस बी वाई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए बात करेंगे। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, हमारे पास कॉन्सेप्ट है डी वी इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, है ना, और इसको 0 टू डी इंडिकेट करेंगे, इसको वी ए टू वी बी करेंगे, तो हमारे पास हो गया वी बी माइनस वी ए, और ये ई और डी आर ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा, डी वाई ए की डायरेक्शन में 0 टू डी, माइनस को उधर ले जाता हूँ मैं, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, इसको इंडिकेट कर देंगे 0 टू डी, तो हमारे पास आ गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ वाई, इसका क्या होगा बी वाई क्यूब बाई 3 0 टू डी, तो अल्टीमेटली कितना आ गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए यानी डी प्लस बी डी क्यूब बाई 3, और ये हो गया वी ए माइनस वी बी, तो हमारे पास आ जाएगा अल्टीमेटली ये एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी प्लस बी डी क्यूब बाई 3 इक्वल टू क्यू बाई वी ए माइनस वी बी इक्वल टू सी, तो ये आ गया अल्टीमेटली, तो सी इक्वल टू कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट ए, 3 को यहाँ ले लो, डी को बाहर ले लो, तो 1 सॉरी तो हो गया 3 बी डी स्क्वायर, ये आंसर है। तो ये टॉपिक क्या हो गया आपका, है ना। तो जो नेक्स्ट क्लास है उसमें मैं एडवांस की क्लास रखूँगा, इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट एक्सरसाइज 2 का 3, 4 2, 3, 4 और कैपेसिटेंस का भी उसमें डिस्कस करेंगे। तो आपने इसका एक्सरसाइज 3 किया कैपेसिटेंस वाला? नहीं सर। नहीं सर। नहीं किया? तो बोलो क्या क्या नया चैप्टर तो आज शुरू करेंगे नहीं। कौन सा होगा सर नया चैप्टर? मैग्नेटिक फील्ड, ओके। मतलब ईएमएफ नाम से आपको बुकलेट मिली होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स करके, वो चैप्टर करेंगे। क्या करें फिर आगे, तो ठीक है, तो फिर आज इतना ही करेंगे हम लोग। सर कैलोरीमेट्री सर और कितने लेक्चर लगेंगे सर? कैलोरीमेट्री में क्या बचा है, उसमें थर्मल एक्सपेंशन वाला पार्ट बचा है, मैक्सिमम 2 लेक्चर मान लो जाएगा तो।
उसमें हाँ। ज़्यादा टाइम लगता नहीं। ओके सर। फिर हीट ट्रांसफर में मान लो 2 लेक्चर उसमें चले जाएंगे। केटीजी का आप मान लो 3 लेक्चर मान लो, 4 लेक्चर मान लो, तो पैरेलल में करवा दूंगा उसका तो मैं। और